हेलो एंड वेलकम टू स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 का पेपर साइंस का जो मॉडल पेपर है फॉर समेटिव असेसमेंट फॉर द ईयर 2024 जो मार्च में होने वाला है आपका। और आपको पहले पता है मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 50 और टाइम अलाउड 2.5 आवर्स। सेक्शन ए यहाँ पे है, पहले हम बात करते हैं। यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। तो यहाँ पे एक मार्क्स है इन मल्टीपल चॉइस का, तो 13 मार्क्स का रहेगा। यहाँ पे लिखा है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। चलिए हम वन बाय वन एक एक इस क्वेश्चन को देखते हैं और फिर देखेंगे हम आंसर्स क्या रहेंगे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, इफ़ ओ इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच लिव्स इन वाटर एंड रिप्रोड्यूसेस बाय बडिंग, इन आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म ओ फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म गिवन बिलो। तो यहाँ पे 4 माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम दिया गया है, लेकिन हमें क्या देखना है, एक तो वो वाटर में रहता है और दूसरा रिप्रोड्यूस कैसे करता है बाय बडिंग। तो यहाँ आपका आंसर क्लियरली है, दैट इज़ कोरल। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे आंसर रहेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा है, जो मल्टीपल चॉइस ही भी रहेगा, द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय 2 एडजेसेंट प्लेन मिरर्स डिपेंड्स ऑन द एंगल बिटवीन द मिरर्स एज शोन इन द फिगर बिलो। तो ये हमारी फिगर यहाँ पे दी गई है। अब नीचे क्या दिखा गया है, फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस। देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड व्हेन द एंगल बिटवीन द मिरर्स इज 60। अब यहाँ पे जो एंगल है इन मिरर्स के दरमियान कितना है, 60। तो 60 आपको पहले ही पता होगा, देन इट इज़ द राइट। तो आपको यहाँ पे आंसर निकल के आएगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अगेन मल्टीपल चॉइस, आइडेंटिफाई द नेचुरल सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन। अब एयर पोल्यूशन बहुत तरीके से होती है, लेकिन हमें क्या ढूंढना है, हमें नेचुरल सोर्स ढूंढना है। हर एक क्वेश्चन को आपको आराम के साथ, घबराने के बगैर, जल्दी किए बगैर पढ़ना है, तभी आंसर आपको बिल्कुल ईजीली आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर पहला है ऑटोमोबाइल, तो ये ह्यूमन है। स्मोक, ये भी हम ह्यूमन है। तो कोल फायर्ड फ्रॉम स्टेशन, तो ये भी ह्यूमन यहाँ पे पोल्यूशन है। लेकिन यहाँ पे देखिए वॉल्केनिक इरप्शंस एंड फॉरेस्ट फायर, तो ये वाला काज जो है ये नेचुरल काज है किसका, ये नेचुरल सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन। तो आपका आंसर ये रहेगा डी पार्ट। इसके बाद हमारा 4th है मल्टीपल चॉइस, द केमिकल फार्मूला ऑफ द रस्ट। तो आपको पता है रस्ट जो आयरन को यानी चढ़ती है, अगर हम जहाँ पानी वानी मॉइस्चर होता है, तो उसका आंसर क्या रहेगा। यहाँ पे देखिए Fe2O3 यानी फेरिक ऑक्साइड, या आप उसको आयरन ऑक्साइड भी बोलते हैं। तो सी वाला आपका आंसर रहेगा, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा है, वाटर विच इज़ सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग इज कॉल्ड। तो ड्रिंकिंग वाटर को क्या कहते हैं, ईजी है बहुत, पोर्टेबल वाटर उसको कहते हैं, ये बहुत ईजी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारा है, द वे दैट इज़ नॉट, यहाँ देखिए नॉट, द वे दैट इज़ नॉट यूज टू कंजर्व वाटर, किस तरीके से नहीं वाटर को कंजर्व किया जाता है। आपको RRR तो पता होगा, 3Rs, तो उसमें क्या आता है, रीयूज़, रिसाइकिल और रिड्यूस, लेकिन रिप्ले जो है ये नहीं आता। तो ये आंसर ये रहेगा, डी ऑप्शन इसका आंसर रहेगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ पे देखिए आइडेंटिफाई द माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स विच शोन इन द फिगर बिलो। तो यहाँ पे हमारे पास 4 यहाँ ये देखिए, ये इनको हमें पहचानना है। अब सीरीज़ के हिसाब से यहाँ पे बहुत ईजी है, ये आपको दूर से ही दिखाई देता है ये क्या झाड़ी है। तो यहाँ पे ए पहले है झाड़ी, ना तो यहाँ पे, ना यहाँ पे, ना यहाँ पे, तो ए ऑप्शन रहेगा। क्योंकि दूसरा यहाँ पे देखिए ट्रिपनोसोमा और फिर इग्लिना और लास्ट में अमीबिया, तो ये वाला ए ऑप्शन बिल्कुल आसान रहेगा यहाँ पे। इसके बाद हमारे हैं केस बेस्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 to 10 केस बेस्ड, यानी यहाँ पे थोड़ी सी हमें डिटेल पढ़नी है और डिटेल के हिसाब से हमें आंसर्स मिलेंगे। अब हमारा केस क्या रखा गया है, यहाँ पे देखिए इमेज भी दी गई है। पहले हम केस को पढ़ लेते हैं, फिर इसको आराम के से पढ़ने के बाद हमारे जो क्वेश्चन आने वाले हैं ना, जो मल्टीपल चॉइस आने वाले हैं आगे, वो बहुत ही ईजी हो जाए। इसलिए ये वाला पार्ट जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको आप गौर से पढ़ेंगे। चलिए केस क्या है, अ स्टूडेंट परफॉर्मड एन एक्टिविटी टू शो द इफेक्ट ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स ऑन द ग्रोथ ऑफ सीडलिंग्स। ही टुक 3 pots A, B and C with same kind of seedlings as shown below। तो तीनों में एक ही किस्म, इसने 3 पॉट लिए। आप देख रहे हैं एक बच्चे ने कि फर्टिलाइजर और मैन्योर से क्या फ़ायदा होता है एक सीडलिंग को, हाँ, यहाँ पे किसी प्लांट को। तो यहाँ पे इसने तीनों लिए, देखिए पॉट ए, पॉट बी, पॉट सी। अब क्या कहता है, पॉट ए कंटेन्स ऑर्डिनरी सॉइल। जो पॉट ए है इसमें क्या है, इसमें ऑर्डिनरी सॉइल है, यानी बिल्कुल ना उसमें मैन्योर लगा हुआ है, ना उसमें कोई और चीज़ फर्टिलाइज़र लगा है। इसके बाद क्या कहता है, आप क्वेश्चन को समझेंगे तो आसानी से आपके आंसर्स निकल के आएंगे। इसके बाद क्या, कंटेन्स ऑर्डिनरी सॉइल विदाउट एनी मैन्योर और फर्टिलाइज़र, ना तो मैन्योर है इसमें, ना ही फर्टिलाइज़र है इसमें, किसमें, पॉट ए में। इसके बाद पॉट बी की बात करते हैं, पॉट बी कंटेन्स सॉइल दैट इज़ मिक्सड विद मैन्योर एंड, यहाँ तक पॉट बी जो है इसमें क्या है, इसमें मैन्योर है,
लेकिन इंपॉर्टेंट बात इसमें फर्टिलाइज़र नहीं है। और पॉट सी की बात करेंगे, कंटेन सॉइल मिक्सड विद फर्टिलाइजर्स। तो पॉट सी में क्या है, यहाँ पे फर्टिलाइजर्स है। यहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ दिखाई दे रही है तो यहाँ पे आपको ये भी ख्याल रखना है, इसमें फर्टिलाइज़र है। चलिए ये तो क्लियर हो गया। पॉट ए में ऑर्डिनरी सॉइल, पॉट बी में सॉइल विद मिक्सड विद मैन्यूर, और पॉट सी में सॉइल मिक्सड विद या उसमें डाला हुआ है क्या है, फर्टिलाइजर्स। अब यहाँ पे इन्होंने कहा है कि मैन्योर और फर्टिलाइजर कौन कौन से दिखे। द इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ मैन्योर्स आर फार्म यार्ड मैन्योर जो घर में बनते हैं, FYM जिसको बोलते हैं, या ग्रीन मैन्योर GM जिसको बोलते हैं, कंपोस्ट सी मैन्योर, पोल्ट्री मैन्योर इसमें आते हैं। और वाइल द इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ फर्टिलाइजर्स आर नाइट्रोजन, NPK जो बोलते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फेट एंड पोटाश। तो NPK ये फर्टिलाइज़र आम है जो हम अपनी ज़मीनों में डालते हैं। अदर फर्टिलाइजर यूरिया, कैल्शियम, अमोनिया नाइट्रेट्स, इसको कैन यहाँ पे CN, तो ये भी फर्टिलाइज़र में आता है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस, जब हमने ये वाला देखा ना केस, अगर हमने पूरी तरीके से स्टडी किया ना, जब आप एग्जाम में कल जाएंगे केस पूरी तरीके से उसको स्टडी कीजिए, बिल्कुल अपने पेपर पे वहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कीजिए, तो आंसर्स आपको बिल्कुल सेकंड में वहाँ आंसर आपके मिल जाएंगे। पहला देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इसी केस से रिलेटेड। विच पॉट कंटेन सॉइल दैट इज मिक्सड विद पोटाश और यूरिया। अब देखिए पोटाश और यूरिया किस पॉट में है। अब हमें पहले पता है पोटाश और यूरिया क्या है, यहाँ पे दिखाया गया है पोटाश और यूरिया। देखिए ये क्या है, पोटाश और यूरिया बोथ आर फर्टिलाइजर। अब फर्टिलाइजर किसमें पड़े हैं, पॉट सी में, तो हमारा आंसर पॉट सी यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे देखिए फर्टिलाइज़र नहीं बोला, यहाँ पे फर्टिलाइज़र में कौन कौन सा आइटम आता है, देखिए पोटाश और यूरिया। जब आपने पहले ही केस को स्टडी किया होगा तो आसानी के साथ आपका क्वेश्चन ये जो पॉट सी में, क्योंकि इसमें फर्टिलाइज़र डला हुआ है तो उसी में पोटाश और यूरिया हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ये केस रिलेटेड ये भी है। आप देखिए पॉट सी शोज द मैक्सिमम ग्रोथ इन द कंपैरिजन टू पॉट बी, दिस इज बिकॉज अब पॉट सी में ज़्यादा लंबा वो सीडलिंग हो गया है, क्यों, वजह क्या है। अब यहाँ पे इसका पहला देखिए ऑप्शन, फर्टिलाइजर आर नॉट गुड फॉर प्लांट, ये तो ठीक नहीं है। फर्टिलाइजर्स आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, वो भी ठीक नहीं है। अब सी पार्ट देखिए जो इंपॉर्टेंट है, फर्टिलाइजर्स आर रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, NPK। तो ये सबसे बेहतरीन आंसर है, यही रहेगा इसका आंसर सी पार्ट, ये आप डाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करेंगे, आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। अब देखिए मैन्योर और फर्टिलाइजर में हमें करेक्ट मैच देखना है। देखिए यहाँ पे पहला क्या है, GM इज़ केमिकल फर्टिलाइजर, पहले ही गलत है, GM केमिकल फर्टिलाइजर नहीं, इसको छोड़ेंगे। यहाँ पे कैन इज़ केमिकल फर्टिलाइजर, हाँ कैन केमिकल फर्टिलाइजर है। एंड NPK इज़ मैन्योर, नहीं NPK मैन्योर नहीं हो सकता, NPK तो ये भी तो फर्टिलाइजर है। अब देखिए सी पार्ट क्या है, इसके बाद NPK इज़ मैन्योर, NPK मैन्योर नहीं हो सकता है, तो ये भी नहीं, ये भी नहीं। अब लास्ट में कौन बचा, NPK इज़ केमिकल फर्टिलाइजर, जो हमें पहले ही पता है जो केमिकली बनाया गया है। इसके बाद एंड FYM एंड GM इज़ ए मैन्योर, तो ये बिल्कुल ठीक है। तो D वाला ऑप्शन बिल्कुल आपके सामने आ गया, ये आंसर रहेगा इसका क्वेश्चन नंबर 10 का। अब इसके बाद देखिए हमारा क्या है, असर्शन एंड रीजनिंग टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन 11 से 13 तक हमारे असर्शन और रीजनिंग होने वाले हैं, इसकी तरफ खास ध्यान देना है। देखिए डायरेक्शन क्या है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन स्टेटमेंट ऑफ असर्शन इज फॉलोड बाय स्टेटमेंट ऑफ रीजन, मार्क द करेक्ट चॉइस एज। अब असर्शन भी है, रीजन भी है। अब हमें A से लेके D तक चूज़ करना है कि इस क्वेश्चन को आएगा। पहले आपको ये समझना है असर्शन और रीज़न क्या होता है। देखिए असर्शन कोई बात कही होगी और उसके साथ में ये आर दिया हो गया रीज़न। अगर आपको लगता है यहाँ देखिए ABC ऑप्शन कोई बात है, देखिए ए में अगर ए किसको लिखेंगे आप, आंसर है जहाँ पे बोथ असर्शन जो बात कही होगी एंड रीज़न, और उसका रीज़न भी करेक्ट होगा, आर ट्रू एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। यानी जो असर्शन होगी, जो कोई बात कही होगी, उसका फिर रीज़न भी दिया होगा, दोनों ठीक होंगे। लेकिन साथ में क्या है, जो आर होगा ना, जो रीज़न होगा वो बराबर किसके हिसाब से होगा, ए के हिसाब से, यानी असर्शन के हिसाब से, वो एक्चुअल काज बता रहा होगा, तभी आप ए लिखेंगे। दूसरा क्या है, बी पार्ट कब लिखेंगे आप, बोथ असर्शन एंड आर आर करेक्ट, यानी रीज़न, यानी असर्शन भी ठीक है और रीज़न भी ठीक दिया होगा, बट आर इज़ नॉट, बट रीज़न इज़ नॉट करेक्ट, द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। लेकिन बी पार्ट आप उसको लिखेंगे जहाँ पे ए भी ठीक होगा, बी भी ठीक होगा, लेकिन आर करेक्ट नहीं होगा, रीज़न यानी काज ठीक नहीं दिया गया होगा, उसको आप बी लिखेंगे। और सी ऑप्शन जो है असर्शन इज़ ट्रू होगी, लेकिन बट आर इज, सी डालना है आपको। और डी क्या होगा, असर्शन इज़ फॉल्स और रीज़न इज़ करेक्ट। ये आपको पहले समझना है, असर्शन और रीज़न को, इन ए बी सी और डी को समझना है, तब जाके आप यहाँ पे अच्छी तरीके से आंसर दे पाएंगे। क्योंकि बच्चे कभी क्या, उनको पता भी होता है क्या असर्शन क्या है, रीज़न, लेकिन यहाँ चूज़ करने में वो घबरा जाते हैं। और थोड़ा सा यहाँ आपको इसको अभी प्रैक्टिस करेंगे आप, क्योंकि मॉडल पेपर इसी के लिए होता है। आप यहाँ देखिए
पहले ए ऑप्शन में क्या होता है, ए भी करेक्ट, आर भी करेक्ट और लास्ट में रीज़न भी करेक्ट। और बी में क्या होता है, ए भी करेक्ट, आर भी करेक्ट, लेकिन आर गलत होता है यानी रीज़न गलत होता है। और सी इजी है, उसमें ए गलत हो, ए ठीक होता है, असर्शन ठीक होता है और रीज़न गलत होता है। और डी में ए गलत होता है यानी असर्शन गलत होता है और रीज़न ठीक होता है। चलिए हम अब क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो हमारा है, देखिए असर्शन क्या है, असर्शन क्या बोली गई है, द बबल्स ऑफ गैस में बी फॉर्मड ऑन द इलेक्ट्रोड्स। चलिए ठीक, हाँ हमें पता है। अब रीज़न क्या है, अब हम पहले रीज़न देखिए। द पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए कंडक्टिंग सोल्यूशन काजेज केमिकल रिएक्शन। अब पहले तो ये है, ये भी ठीक है। अब रीज़न ये भी ठीक है। और ये जो है ना, ये रीज़न जो आर वाला है, ये बबल्स का बिल्कुल यहाँ पे काज भी बताया गया, बबल्स क्यों बनते हैं, इस वजह से द पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू एन कंडक्टिंग सोल्यूशन काजेज केमिकल रिएक्शन। और केमिकल रिएक्शन की वजह से क्या बनते हैं, बबल्स। तो एक तो ए भी ठीक है और बी भी ठीक है, और एक तो ए भी ठीक है असर्शन और रीज़न भी ठीक है, और लास्ट में आर यानी करेक्ट रीज़न भी है। तो किसको, ऑप्शन ए। हालांकि यहाँ पे इन तीन क्वेश्चन को इन्होंने नीचे नहीं दिया, यहाँ पे होना चाहिए था ए बी सी डी ऑप्शन अलग, तो बच्चा वहाँ पे चूज़ करता। चलिए ऊपर दिया गया है, तो इसको पहले क्वेश्चन नंबर 11 को क्या आएगा, इसको आएगा ए, ए इसका आंसर रहेगा यहाँ पे। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। असर्शन क्या है, ग्रेफाइट इज अ नॉन मेटल। तो चलिए ये आपको पता ही है, ये नॉन मेटल है। हाँ, इसके बाद रीज़न क्या है, इट इज़ ओनली नॉन मेटल विच इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखिए आर भी ठीक है, ए भी ठीक है, ये नॉन मेटल है, आर भी ठीक है, क्योंकि यही खालिस वही ग्रेफाइट ही एक नॉन मेटल है, लेकिन वो गुड कंडक्टर है, ये भी ठीक है। लेकिन ये रीज़न नहीं है, ग्रेफाइट इज़ नॉन मेटल, ये इसका रीज़न नहीं है। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि इसमें कार्बन ही होता है, कार्बन से बना होता है ना सारा कुछ, वो उसका रीज़न। तो ये यहाँ पे ए भी ठीक है, आर भी ठीक है, बट आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, बी ऑप्शन आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या आएगा, बी। तो ये यहाँ पर बी रहेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, असर्शन क्या है, लाइटिंग स्ट्राइक्स कुड डिस्ट्रॉय लाइफ एंड प्रॉपर्टी। चलिए ठीक, यहाँ पे लाइटनिंग स्ट्राइक होती है, जो आसमान में बिजली कड़कती है, अगर वह कहीं पे गिर जाती है तो लाइफ इन्हें, इंसान भी मर सकते हैं या जो जानदार होंगे, और प्रॉपर्टी को डैमेज हो सकता है। ये तो ठीक बात है, चलिए ये करेक्ट है, इसको हम ठीक मानेंगे। अब रीज़न क्या है, लाइटनिंग कंडक्टर्स कैन प्रोटेक्ट बिल्डिंग्स। देखिए ये भी ठीक है, लेकिन ये इसका ठीक नहीं है, हम इसको टिक दे देंगे। ये भी आर भी ठीक है, बट इट इज़ नॉट एक्चुअली द रीज़न ऑफ दिस। ये क्यों डिस्ट्रॉय करता है, किसको, लाइटनिंग क्यों करते हैं, उसको तो अलग है, उसमें हाई वोल्टेज रहती है बिजली की, तो वो इसका रीज़न रहेगा। तो यहाँ पे ए भी ठीक है, आर भी ठीक है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसका आंसर भी क्या आएगा, ये बी। बोथ ए एंड आर, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, बट आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो इसका भी आंसर बी रहेगा। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का ए, क्वेश्चन नंबर 12 का बी और क्वेश्चन नंबर 13 का भी बी आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पास सेक्शन बी आ रहा है। सेक्शन बी में हमारे पास कितने मार्क्स है, 12 मार्क्स। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यहाँ पे आपको थोड़ा लिखना भी होगा 1-2 लाइन में। क्वेश्चन नंबर 14 क्या आ रहा है, स्टूडेंट ए हैज़ टू पुश अ लाइटर बॉक्स एंड ए स्टूडेंट बी हैज़ push a similar heavier box on the same floor, who will have to apply a larger force and why। तो ये फ्रिक्शन से आपको पता है क्वेश्चन है, क्योंकि जो हेवियर है फ्रिक्शन ज़्यादा वहाँ होगी, तो स्टूडेंट बी आपको पता है वो लिखेंगे आप, क्योंकि स्टूडेंट बी जो है उसको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसका बॉक्स जो है वो हेवियर है, नतीजतन वो क्या ज़्यादा फ्रिक्शन करेगा ज़मीन के साथ, और जितनी ज़्यादा फ्रिक्शन होगी उतना आपका वहाँ पर फोर्स लगता है। वो आप आंसर में लिखेंगे 1-2 लाइन में, तो यह आपका क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, वाई डू न्यू ऑटोमोबाइल्स टायर्स हैव डीप ग्रूव्स। अब जो नई जो गाड़ियाँ आती है ना कंपनी से नई, तो उनके ग्रूव जो होते हैं वो टायर में, रबर टायर में वो ग्रूव जो होते हैं वो निशान वो मान लीजिए एक तरीके से डीप होते हैं। हाँ, क्यों होते हैं, तो बिल्कुल ये भी फ्रिक्शन से क्वेश्चन है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा पकड़ होती है ना, जो नए टायर होते हैं उन पे ज़्यादा पकड़ होती है ब्रेक जब आप मारते हो, लेकिन धीरे धीरे वो ग्रूव्स ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि जितनी गाड़ी चलेगी उतनी ब्रेक ज़्यादा लगेगी, और ड्यू टू कंटिन्यूस फ्रिक्शन, आपको पता है रोलिंग फ्रिक्शन थोड़ी रहती है गाड़ियाँ जब चलती है सड़क के साथ, तो ये ग्रूव्स दिन ब दिन कम होते हैं। तो ये आप लिखेंगे कि नई गाड़ी में फ्रिक्शन कुछ भी नहीं हुआ होता है, तो वो ग्रूव्स डीप रहते हैं, लेकिन वक्त के साथ जब ये गाड़ी चलती है 1 साल 2 साल 4 साल, तो धीरे धीरे ये ग्रूव्स फिर कम होने लगते हैं ड्यू टू फ्रिक्शन, या इसको आप रोलिंग फ्रिक्शन का भी वहाँ कॉन्सेप्ट दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा आ रहा है, ड्यू टू डिफरेंसेस बिटवीन ए जायगोट एंड ए फीटस। आप देखिए 2 डिफरेंसेस बड़े क्या देने हैं आपको, सिंपल है। यहाँ पे जायगोट क्या होता है, जायगोट जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट हैं, यानी स्पर्म एंड ओवा वहाँ पे मिलके जायगोट बनाते हैं, और ये क्या होता है, ये फर्स्ट स्टेज होता है जब वहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट मिलते हैं। लेकिन फीटस क्या, आपको क्या फीटस
पहले जाइगोट बनता है, जाइगोट से फिर आपको पता है स्टेजेस पास होके एम्ब्रियो बनता है। लेकिन जब एम्ब्रियो स्टेजेस अपने पार करता है और फिर मान लीजिए एक किस्म के जो विजिबल जो बॉडी पार्ट्स रहते हैं, एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो वो उसके बॉडी पार्ट्स दिखने लगते हैं, तो उसको हम फीटस कहते हैं। तो ये एम्ब्रियो का स्टेज है, तो ये जाइगोट पहला स्टेज है, तो वो आप लिखेंगे जाइगोट और फीटस में जो डिफरेंसेस हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, कीपिंग इन व्यू द फिगर 1, फिगर 1 कहाँ है, यहाँ पे देखिए, व्हाट विल बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस व्हेन द सम ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्शन इज 100। तो बिल्कुल ईजी है, हमें पहले ही पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये टोटल मिला के कितना है, ये 100 है, तो ये कितना होगा, ये 50 होगा और ये 50 होगा, टोटल तो वही 100 बनेगा ना। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 50 डिग्री होगा, ये भी 50 डिग्री होगा, टोटल वो 100। तो ये ईजी क्वेश्चन रहेगा आपका। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, अब क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट आर वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्मड बाय अ प्लेन मिरर। तो क्या कैरेक्टर्स रहते हैं अगर प्लेन मिरर से एक इमेज बनती है, तो क्या करे, उसमें क्या होता है, वो वर्चुअल होती है, दूसरा वो इरेक्ट होती है, और उसमें वो लेटरली इन्वर्टेड होती है, और मेन चीज़ सेम साइज़ की होती है, जितना ऑब्जेक्ट होगा उतनी साइज़ की होगी। तो ये 2-4 कैरेक्टर्स आपको यहाँ पे लिखने हैं, वो आप लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 हमारा आ रहा है यहाँ पे, व्हाट हैपन्स व्हेन। अब देखिए 2 पार्ट हैं, क्या होगा कब, पहला पार्ट क्या है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज पोर्ड ऑन ए कॉपर प्लेट, यानी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, आप देखिए यहाँ पे डाइल्यूट है, कंसंट्रेटेड नहीं है, डाइल्यूट पे आप ज़्यादा ध्यान देंगे। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज पोर्ड ऑन ए कॉपर प्लेट, क्या होगा वहाँ कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी। जब आप डाइल्यूट डालेंगे किस कॉपर प्लेट पे, देयर विल बी नो रिएक्शन एट ऑल। और उसके बाद दूसरा पार्ट क्या है, आयरन नेल्स आर प्लेस्ड इन कॉपर सल्फाइड सोल्यूशन। अब कॉपर यहाँ पे देखिए आयरन नेल्स यानी लोहे के बने हुए हैं, किस में डालेंगे आप, कॉपर सल्फेट, क्या हो जाएगा यहाँ पे, और नीचे लिखा भी है राइट वर्ड इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व। अब यहाँ पे जब भी आप आयरन नेल्स किस में डालोगे, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, एक तो वहाँ पे ये जो सोल्यूशन का रंग ब्लू से कहाँ क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा थोड़ा सा, और एक कोटिंग चढ़ जाएगी, ब्राउन कोटिंग चढ़ जाएगी, ब्राउन कोटिंग ऑफ कॉपर चढ़ जाएगी किस पे, आयरन, यानी आयरन नेल्स पे थोड़ी सी ब्राउन कोटिंग चढ़ जाएगी कॉपर की। तो ये 2 चीज़ें हो जाएंगी। और अगर आपको लिखना होगा तो यहाँ पे आप वो लिख भी सकते हैं केमिकल, आप देख सकते हैं Fe+CuSO4 गिव्स FeSO4+Cu। तो ये केमिकल रिएक्शन यहाँ पे जो आप लिख सकते हैं, वर्ड इक्वेशन लिख सकते हैं। इसके बाद हमारा सेक्शन सी आ रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे ठीक ठाक जवाब लिखने होंगे, 3 क्वेश्चन आपको करने हैं, 15 मार्क्स आपको मिलेंगे। इंटरनल चॉइस वहाँ पे है, देखिए वहाँ पे क्वेश्चंस है, लेकिन आपको 3 ही करने हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या आ रहा है, हम सभी को अटेम्प्ट करेंगे ताकि आपको पता चले क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करेंगे हम। लाइटनिंग एंड थंडर टेक प्लेस इन द स्काई एट द सेम टाइम एंड एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम एन ऑब्जर्वर, हाँ जो देखने वाला होता है। लाइटनिंग इज सीन अर्लियर एंड द थंडर इज हर्ड लेटर, एक्सप्लेन वाई। तो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन, आपने बार बार पढ़ा होगा, क्योंकि जो स्पीड ऑफ लाइट विच इज़ दैट इज़ मच ग्रेटर देन स्पीड ऑफ साउंड। यही वजह है कि जब हम शाम को देखते हैं, कभी दिन में देखते हैं, कहीं पे बिजली गरजती है, तो लाइटनिंग हमें पहले दिखे, क्योंकि उसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा पहले हम तक पहुंचते हैं, और साउंड की स्पीड बहुत ही कम है, तो वो आप लिखेंगे। और लास्ट में हम कुछ देर बाद, कुछ सेकंडों के बाद फिर गरज सुनते हैं, यानी साउंड सुनते हैं, तो वो आप लिखेंगे कि जो लाइटनिंग स्पीड दैट इज़ मच फास्टर दैन दैट ऑफ द साउंड एंड दैट इज़ द रीज़न। वो आप थोड़ा एक्सप्लेन कर लेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 हमारा आ रहा है, A child studying in a coastal region tested the drinking water and also the sea water with his tester. अब coastal region यानी समंदर के एरिया में कोई बच्चा रह रहा है, he finds that the compass needle deflects more in the case of sea water. What are the reasons? अब देखिए कोई बच्चा समुद्री एरिया में रह रहा है, तो उसने अपना टेस्टर लेके, जो मैग्नेट टेस्टर होता है, तो वो गया और पानी का टेस्ट किया। एक तो पहले खारे पानी का जो समंदर का पानी है जिसमें नमक मिला होता है, सी वाटर, और दूसरा प्लेन वाटर जो होता है उसका। अब उसका जो नीडल है ना, उसके टेस्टर किया, वो डिफ्लेक्ट ज़्यादा हो गई। मान लीजिए ये उसका था, तो ये यहाँ से यहाँ तक हो गई, यहाँ तक हो गई प्लेन वाटर में, यहाँ तक हो गई। अब क्यों, बिकॉज द रीज़न इज सिंपल, सी वाटर में क्या होता है, नमक होता है, एंड नमक विच गिव्स इट मोर कंडक्टिविटी, यानी ये ज़्यादा कंडक्टिविटी इसको देता है सी, ये जो इसमें नमक होता है। एंड नेचुरली ये मैग्नेटिक कंपास होती है, इसमें मैग्नेटिक नीडल होते हैं, दैट डिफ्लेक्ट ड्यू टू द कंडक्टिविटी, तो ये ज़्यादा डिफ्लेक्ट होती है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा आ रहा है,
डिफाइन एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन, डिस्क्राइब टू मेथड्स ऑफ एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन। पहले तो आप रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, पहले तो आपको एसेक्चुअल बनाया यहाँ, जिसमें एक ही यहाँ पैरेंट इन्वॉल्व होता है, वो आपको लिखना है। एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन वो आपने पहले ही पढ़ा होगा। और डिस्क्राइब टू मेथड आप वहाँ पे लिख सकते हैं, बडिंग लिख सकते हैं आप वहाँ पे यहाँ। इसके बाद आप वहाँ पे बाइनरी फिशन लिख सकते हैं। तो ये दो आप लिख सकते हैं, इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल भी लिखेंगे तो वो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा है, हाउ इज़ एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द टेम्परेचर इन एटमॉस्फेयर रिलेटेड विद द ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, यानी टेम्परेचर बढ़ रहा है ज़मीन का। ये कह रहा है क्वेश्चन कि कार्बन डाइऑक्साइड क्यों, इसके लिए आप इसको बड़ा एक मानो कल्प्रिट या इसको एक जिम्मेवार मानते हो। तो ये सीधी सी बात है, कार्बन डाइऑक्साइड ये जो ग्रीन हाउसेज ये जो ग्रीन हाउस होता है ना, ग्रीन हाउस यहाँ पे ज़मीन पे, तो कौन बड़ा कल्प्रिट है, सबसे बड़ा वजह कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड, बिकॉज इट इज़ हीट एब्जॉर्बिंग गैस। ना कि नाइट्रोजन हमारे हवा में ज़्यादा है वरना ऑक्सीजन भी है, लेकिन दोज आर नॉट हीट एब्जॉर्बिंग गैस। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, ये तो एब्जॉर्ब हीट करता है और फिर वापस ज़मीन की तरफ छोड़ता है। और जितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, यानी उसका मतलब क्या हो गया, उतनी ज़्यादा हीट, और जितनी ज़्यादा हीट नेचुरली उतनी ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग। तो वो आप लिखेंगे, इसको आपको क्वेश्चन हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट आर एंटीबायोटिक्स, व्हाट प्रिकॉशंस मस्ट बी टेकन व्हाइल टेकिंग एंटीबायोटिक्स। अब एंटीबायोटिक्स क्या होती है, ये आपको पहले ही पता होगा। दीज आर अगेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज्ड टू रेस्ट्रिक्ट और टोटली eliminate the growth of other microorganisms which causes diseases। तो जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, उनको उनकी ग्रोथ कम करने के लिए, बिल्कुल रोकने के लिए हम कुछ और माइक्रो ऑर्गेनिज्म खाते हैं, उनको कहते हैं एंटीबायोटिक्स। अब यहाँ पे कहता है कि प्रिकॉशंस क्या लेने चाहिए। देखिए वहाँ पे एक तो नंबर 1 प्रिकॉशन, जब भी आप लेंगे तो डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करेगा, जिसको आप फिजिशियन कहते हैं, डॉक्टर के बगैर आप नहीं लेंगे, ये पहली प्रिकॉशन। दूसरा, ये जो डोजेज होगी ना इसकी, एज़ पर जो फिजिशियन है वही लेनी है। ये नहीं कि अपने हिसाब से आज आपको लगा कि चलिए आज एक खाएंगे, एक टैबलेट खा, दो परसों 3, ये नहीं होना चाहिए। इसमें आपका फॉलो अप बिल्कुल होना चाहिए, जो डॉक्टर ने या फिजिशियन ने आपको रखा है। इसके बाद तीसरा जो है, जितनी मुद्दत तक, यानी डेज़, कितने दिन तक आपको खानी है, डॉक्टर ने जितना बोला होगा आपको वो बराबर फॉलो करना होगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, या तो फेलियर हो जाएगा एंटीबायोटिक अगर आप काम ज़्यादा खाएंगे, या कभी कभी अगर बिल्कुल डॉक्टर के बगैर ही आप खुद ही खाएंगे, तो वहाँ पे आपके जिस्म में क्या होती है, एंटीबायोटिक जो रेजिस्टेंस होती है वो खड़ा हो जाती है, और नेचुरली फिर वो काम ही नहीं कर पाता। तो ये प्रिकॉशंस आपको लेनी है। इसके बाद हमारा सेक्शन डी आ रहा है, लास्ट सेक्शन जो है, इसके 10 मार्क्स है, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन करने हैं, 5 मार्क्स के। और यहाँ पे इंटरनल चॉइस आप देख सकते हैं दी गई है दोनों क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 25, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। मेक स्केच ऑफ एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, स्टेट 2 डिफरेंसेस बिटवीन देम। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन अगर करेंगे, आपको बनानी है एनिमल सेल भी और प्लांट सेल, और 2 वहाँ पे डिफरेंस आपको लिखने हैं। जैसे कि आपको पता है यहाँ एनिमल सेल में सेल वाल नहीं होता है, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, यहाँ पे ये होता है। वो 2 चीज़ें आप लिख सकते हैं। तो ये यहाँ पे ज़्यादा बनाने का काम है, आपको लेबल करना है, डायग्राम को अच्छी तरीके से बनाना भी है। या और अगर ये नहीं कर पाएंगे आप, सेल्स आर बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सप्लेन, तो इसको एक्सप्लेन करना होगा। तो ये भी बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, क्योंकि सेल जो होती है ना, हर एक ऑर्गेनिज्म किससे बना होता है, हर लिविंग थिंग किससे, सेल से। और सेल में जो फंक्शंस होते हैं, सेल के अंदर जो काम होता है, वही बना के फिर टिश्यू और फिर ऑर्गेनिज्म लास्ट में। तो ये सारा कुछ कहाँ से स्टार्ट होता है, एक सेल से होता है। इसलिए ये आपने पढ़ा भी होगा, वाई सेल इज कॉल्ड द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो आपने पढ़ा, वो आप लिखेंगे सेल में। क्यों ये ज़रूरी है, क्योंकि सारा जो खेल है ना किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो एक सेल से स्टार्ट होता है, तो वो आप लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा है, थोड़ा सा लंबा ही है, लेकिन आपको क्वेश्चन देखिए पढ़ के फिर आपको समझ आएगा हमें करना क्या है। अब क्या है, हर्ष द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 इज ऑब्जर्विंग ए सर्टेन चेंजेस इन हिज बॉडी लाइक हॉर्नेस इन वॉइस, यानी उसकी आवाज़ मोटी हो रही है एक लड़के की, हर्षित का नाम है, तो वो 8th में पढ़ रहा है। ही ऑल्सो ऑब्जर्व दैट दी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस इन ऑल हिज क्लासमेट्स, उसके जो साथी हैं क्लास में उनमें भी हो रही है। हु आर बॉयज, जो लड़के हैं उनकी आवाज़ थोड़ी ज़्यादा मोटी हो रही है। एंड दीज चेंजेस आर डिफरेंट फ्राम हिज क्लासमेट्स हु आर गर्ल, लेकिन जो लड़कियाँ उसकी क्लास में हैं उनकी आवाज़ इतनी मोटी नहीं है, इतनी हॉर्स, उनके गले में इतनी चेंज नहीं आ रही है। दी चेंजेस मार्क द ऑनसेट ऑफ ए सर्टेन स्टेज। अब यहाँ पे क्वेश्चन में ये बोला गया है कि एक स्टेज होता है, हर एक जो लड़का या लड़की होते हैं इस एज में, जो क्लास 8th में है, 7th 8th अपवर्ड्स, एक स्टेज होता है। हमें क्वेश्चन यहाँ से देखिए, ये वाला पार्ट हमारा क्वेश्चन देखिए, व्हाट दिस स्टेज इज कॉल्ड एंड एक्सप्लेन चेंजेस एसोसिएटेड विद इट।
हमें ये बोलना है कि स्टेज कौन सा है, आपको पहले ही पता होगा प्यूबर्टी है। और आपको एक्सप्लेन, ये देखिए थोड़ा सा लंबा भी खींचेगा यहाँ से, एक्सप्लेन द चेंजेस एसोसिएटेड विद, तो फिर आपको वो सारी चेंजेस हाँ वहाँ पे देने, जहाँ पे आपके गले में चेंज होती है हाँ वो आप लिखेंगे। वहाँ पे वॉइस बॉक्स में, लैरिंक्स में चेंज होती है, वोकल कॉर्ड्स वहाँ पे थिक हो जाते हैं, लड़कों में एडम्स एप्पल बनना स्टार्ट हो जाता है, लड़की में नहीं। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी होगी, ठीक ठाक एक्सप्लेन करना होगा, क्योंकि 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, आपने पहले ही देखा है, इसलिए इसको ठीक ठाक आपको लिखना होगा इन डिटेल। अगर ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, और पार्ट यहाँ पे है, दुहान ऑब्जर्वर्स हिज ग्रैंड मदर स्कॉल्डिंग। स्कॉल्डिंग का मतलब क्या होगा, हाँ किसी को ताने देना, या किसी को आप किसी के ऊपर चीखना चिल्लाना। हिज ऑन्ट एवरी डे फॉर गिविंग बर्थ टू 3 बेबी गर्ल्स इंस्टेड ऑफ अ बॉय। अब दुहान ने क्या देखा, उसकी जो ग्रैंड मदर दादी थी, वो उसकी आंट जो थी, चाची, उसको रोज़ डांट रही थी। क्यों डांट रही थी? कि उसने 3 लड़कियों को जन्म दिया। अब यहाँ क्या है, दुहान इमीडिएटली स्टूड अप, क्योंकि उसने पढ़ा हुआ था क्लास में, एंड टोल्ड हिज ग्रैंड मदर दैट गिविंग बर्थ टू अ बॉय और गर्ल इज नॉट इन हर हैंड्स एंड देयर इज़ अ साइंटिफिक मैकेनिज्म बिहाइंड इट। दुहान क्योंकि पढ़ा लिखा था, उसने पढ़ा था स्कूल में कि ये एक औरत के हाथ में नहीं होता है, ये एक साइंटिफिक वहाँ पे मैकेनिज्म होता है। कब एक बच्चा जो है वो मानो या तो वो मेल होगा या फीमेल होगा, तो उसने ग्रैंड मदर को वो बोल दिया। चलिए ये तो थोड़ी डिटेल दी गई है, बैकग्राउंड। अब क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म विच मेक्स ए फर्टिलाइज्ड एग डेवलप इनटू अ बॉय और ए गर्ल। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन, आपको यहाँ स्टार्ट करना है, बाकी डिटेल देखिए कैसे क्वेश्चन आ रहा है इस साल, आपको ये समझना होगा क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है। ऊपर के क्वेश्चन में भी यहाँ से क्वेश्चन था असल में, तो यहाँ भी क्वेश्चन, पहले आपको डिटेल को समझना है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये रिलेटेड टू फर्टिलाइजेशन आपको लिखना होगा, और फिर वहाँ पे क्रोमोसोम, जैसे पता है आपको कि मेल जो होता है वहाँ से एक्स और वाई क्रोमोसोम आते हैं, और फीमेल जो होती है वहाँ से एक्स क्रोमोसोम। और जब भी एक्स और वाई आएंगे, यानी फीमेल से एक्स और मेल से वाई, तो वहाँ पे जो लड़का होगा यानी उसका जेंडर क्या होगा, बॉय। और लेकिन अगर मेल से भी एक्स आया और फीमेल से भी एक्स आया, तो वहाँ पे नेचुरली वो गर्ल हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर ज़्यादा देखा जाए तो इट इज़ रिलेटेड टू मैन नॉट फीमेल, क्योंकि फीमेल में एक्स ही होता है, लेकिन मेल में एक्स या वाई क्रोमोसोम होता है। तो यहाँ पे आपको ये डिटेल आपने पढ़ी भी होगी हाँ फर्टिलाइजेशन एग के बारे में, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट होता है। when egg is fertilized, when male sperm is it fertilizes the egg ovum in the fallopian tube, वहाँ से प्रोसेस स्टार्ट होता है, आपको उसके बारे में लिखना है। और फिर क्रोमोसोम्स का भी यहाँ जिक्र करना है, कैसे बॉय एक जेंडर, बच्चे का जेंडर बॉय बन के आता है, या वो उसका जेंडर जो है गर्ल बन के आता है, तो उसके बारे में आपको ठीक ठाक लिखना होगा यहाँ पे। So dear students, this was all about your class 8 science model paper for the year 2023. I hope कि आपको ये पेपर जो मॉडल पेपर है आपको समझ आ चुका होगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, और इम्पॉर्टेंट बात, दोस्तों के साथ जो इसी क्लास में हैं उनके साथ शेयर करें, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें।